सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान 10वीं क्लास की बुक सिविक्स नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों की आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ आपको अपडेट जानकारी भी दी जाएंगी जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में बड़ी काम आएंगी। सबसे पहले, सत्ता की साझेदारी का अर्थ। इसका आंसर है, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। तो दोस्तों, ये है सत्ता की साझेदारी का अर्थ। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके कौन से हैं उनके बारे में। तो आपको बता दें, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा किया गया है सत्ता का। और शासन के जो विभिन्न अंग हैं जैसे विधायिका यानी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता और हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। सरकार के कितने स्तर हैं? तो इसके शासन के 3 मुख्य अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका। सबसे पहला की बात करें तो विधान पालिका। इसमें पार्लियामेंट और इसमें जो नेता हैं वो आते हैं और उनका काम, मुख्य काम उनका कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना उनका काम है। दूसरे पर आते हैं कार्यपालिका। इसमें ब्यूरोक्रेट आते हैं यानी नौकरशाह अधिकारी आते हैं जो उसको लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी कार्यपालिका। थर्ड नंबर पे आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका काम है कि जो कानून लागू किया उन्होंने, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, किसी को न्याय नहीं मिल पाता, तो न्यायपालिका उसमें न्याय करेगा, उसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, यानी सबको न्याय देना न्यायपालिका का काम है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से जो है काम किया गया है। 3 अंग हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा अब आपको अगले की बात करें, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे समुदाय भी होते हैं, उनके बीच कैसे किया गया। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, समाज के कमज़ोर वर्ग भी सत्ता में साझेदार होते हैं। बेल्जियम का उदाहरण लें तो वहाँ जो सामुदायिक सरकार है, जो लोकल सरकार है, इसका उदाहरण है। भारत में यह आरक्षण के माध्यम से किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों में SC, ST और औरतों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता की साझेदारी होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सत्ता में साझेदारी के रूप। ये 2 रूप होते हैं, 37 यानी कि ओरिजेंटल, इसमें को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। दूसरे की बात करें तो इसमें आएगा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, जो सत्ताई पावर दी गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए इसमें कार्य करती है, राज्य सरकार राज्यों के लिए कार्य करती है और केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को दे सकती है, जैसे बेल्जियम में दिखाया गया है। इसके अलावा भारत जैसे देश में 2 स्तरों पर सत्ता का विभाजन अच्छा उपयुक्त नहीं है, इसलिए भारत में तीसरे स्तर की सरकार बनी है, जैसे स्थानीय शासन, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत। और केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी जो शक्तियाँ हैं वो स्थानीय शासन को दी हैं। अब दूसरी बात करें तो 37 वे नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था किया गया है इसको। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें शामिल है। तो इसमें ये सभी अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इनमें से कोई भी अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। दोस्तों,
इस पाठ में हम बेल्जियम और श्रीलंका की जो जातीय बनावट है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और बहुत सारी बातें हम बताएंगे। और बेल्जियम ने जो मॉडल पेश किया है सत्ता की साझेदारी का, वो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले बेल्जियम देश की कुछ महत्वपूर्ण, कुछ रोचक जानकारी आपको बता दें। बेल्जियम ने 4 अक्टूबर 1830 में नीदरलैंड से स्वतंत्रता हासिल की थी। बेल्जियम का कुल क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। बेल्जियम की 3 मुख्य भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं जो हैं, फ्रेंच, जर्मन और डच। उसकी राजधानी पर अगर देखें तो ब्रुसेल्स है और देश की मुद्रा भी वहाँ की यूरो है। और बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप है उसमें है, इसमें आप मैप में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेल्जियम की जातीय संरचना के बारे में। आपको बता दें 59% जो लोग हैं डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वालनून इलाके में रहते हैं। और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तो यहाँ की जो मुख्य भाषा है आपको बता चुका हूँ, और डच, फ्रेंच और जर्मन है। इसके अलावा ब्रुसेल की जो उसकी राजधानी ब्रुसेल, उसकी जातीय संरचना देखें तो राजधानी में रहने वाले 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन देश की में जो जनसंख्या ये अल्पसंख्यक है, यानी कि इसकी संख्या कम हो। और राजधानी में रहने वाले 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, लेकिन देश की कुल जो जनसंख्या है इसमें बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक होती है किसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और अल्पसंख्यक होते हैं किसकी संख्या बहुत ही कम है। तो वहाँ की जो राजधानी है उसमें 80% जो लोग फ्रेंच बोलते हैं वो जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पर अल्पसंख्यक है। और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बहुसंख्यक है। इसके अलावा दोस्तों सत्ता में साझेदारी का बेल्जियम मॉडल जो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ की जाती है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कुछ विशेष कानून तभी बदले जा सकते हैं जब दोनों समुदायों की सहमति हो। नंबर 2, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, यानी उसकी जो राजधानी है उसमें अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसका चयन एक भाषीय समूह जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन द्वारा किया जाता है, चाहे वो देश के किसी भाग में रहते हो। इस सामुदायिक सरकार को कल्चर यानी संस्कृति, एजुकेशन शिक्षा, लैंग्वेज भाषा संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। तो ये है सत्ता में साझेदारी का बेल्जियम मॉडल, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की जो इनकी धारणा है, जो इनकी सोच है, वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है। इसके अलावा 1970 यानी 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए ताकि देश के जो विभिन्न समुदाय हैं और भाषाई जो समुदाय हैं उनके बीच आपसी जो तालमेल बनाया जा सके। यह सब सत्ता में साझेदारी के द्वारा किया गया। दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या केंद्रीय सरकार में समान होगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के को सौंप दी जाएंगी, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार मॉडल था। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को आई ड्रॉप ऑफ नेशन कहा जाता है। श्रीलंका प्राचीन काल से श्रीलंका पर साई सिंगला वंश का शासन रहा। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, यानी कि वहाँ का जो राजकीय जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इब्न बतूता ने 14वीं सदी में इस द्वीप का भ्रमण किया था और श्रीलंका के बारे में इसका पहले नाम जो था सिलोन था। और भी बहुत विशेष जानकारी अब आपको देंगे दोस्तों। तो इसमें बताते हैं ये श्रीलंका एक बहुत ही छोटा सा द्वीप देश है, आइलैंड है, और किसके चारों तरफ पानी होता है उसको कहते हैं आइलैंड। प्रायद्वीप होता है जो किसके 3 तरफ पानी होता है। तो ये एक आइलैंड है छोटा सा, किसका कुल क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है,
श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त हुई थी। 1972 से पहले श्रीलंका को शिलोंग नाम से जाना जाता था। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरा थी। बाद में इसकी राजधानी कोलंबो भी बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी राजधानी श्री जयवर्धनापुरा है। इससे आप ये भी याद रख सकते हैं, महिला जयवर्धनी वहाँ का एक क्रिकेट खिलाड़ी है, महिला को हटा दें और जयवर्धने पूरा इसकी नई राजधानी है श्रीलंका की। इसके अलावा श्रीलंका का जो आकार है लगभग हरियाणा जो है उसके आकार के बराबर है। तमिलनाडु के दक्षिण तट पर कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका जो स्थित है, आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, मैप में समझ सकते हैं और अच्छी तरह से इसमें द्वारा आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी श्रीलंका की जो सामाजिक संरचना की बात करें तो आपको बता दें, सिंगली भाषी जो है कुल जनसंख्या 74% है। मुख्य धर्म ने आपको बता था बौद्ध धर्म है। तमिल भाषी कुल जनसंख्या का 18% और ये हिंदू और मुस्लिम है। तो आप यहाँ देख सकते हो तमिल भाषी जो है श्रीलंका के जो तमिल हैं वो 13% है और जो भारतीय तमिल है वो 5% है, यानी टोटल 18% जो है तमिल वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा श्रीलंका की जातीय बनावट क्या है? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सिंगली समुदाय श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय का दबदबा रहा और तमिल सरकार व नेताओं पर उनके हितों की उपेक्षा करने का दोषारोपण करते रहे। तमिल अल्पसंख्यक हैं और इसके अलावा श्रीलंका में बहुसंख्यवाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, आज़ाद होने के बाद सिंगली भाषी समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर तमिलों यानी जो अल्पसंख्यक थे, किसकी संख्या कम थी, उन पर अपना अधिकार जमाना चाहा। 1956 में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार सिंगली देश की राष्ट्रभाषा बनाई गई और सिंगली भाषी जो लोग थे उनको ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा नौकरी, ज़्यादा सुविधा दी गई, किसके कारण सिंगली और तमिल समुदायों में आपस में झगड़ा हुआ और श्रीलंका में गहरा युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। तो दोस्तों बात करते हैं सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इसका पहला कारण है नैतिक कारक। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक आदर्श लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की साझेदारी सत्ता में होनी चाहिए। नंबर 2, एक लोकतांत्रिक राजनीति में सभी लोग प्रभावित होते हैं और इन प्रभावों के साथ ही लोगों को रहना होता है, इसलिए लोगों को सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। नंबर 3, एक वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, इसलिए ये है नैतिक कारक। सत्ता में साझेदारी का नैतिक कारक ये है। इसके अलावा दूसरे की बात करते हैं, वो है युक्तिपरक कारक। इसकी बात करें तो नंबर 1, इससे समाज के विभिन्न समूहों के बीच टकराव टल जाते हैं। यदि सत्ता में साझेदारी न हो तो देश बिखर सकता है। नंबर 2, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता, फायदेमंद लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता यानी एकता के लिए घातक हो सकता है। नंबर 3, बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता बल्कि कई बार बहुसंख्यक की बर्बादी का कारण भी बनता है, जैसा कि श्रीलंका में दिखा गया है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक थे सिंगली, उन्होंने अल्पसंख्यक यानी तमिल वालों को काफ़ी परेशान किया और वहाँ पर गहरा युद्ध हुआ। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, वहाँ सांप्रदायिक जो ज्वालामुखी फटी सिंगली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक समुदायों के बीच 1983 से शुरू हो गई थी। श्रीलंका में सांप्रदायिक दंगे उसको कहते हैं जो किसी एक धर्म, एक समुदाय को लेकर किए जाते हैं। तमिल के हाथों से 13 सैनिकों की मौत के बाद करीब करीब 3000 तमिल मारे गए थे। तमिलनाडु में विरोध हुआ।
भारत तमिल गुटों को हथियारों का परीक्षण देने लगा। 1987 में भारतीय शांति सेना IPKF श्रीलंका गई, उसे LTTE से लड़ना पड़ा, उसका तमिलनाडु में विरोध हुआ। 1990 में फरवरी में IPKF श्रीलंका से लौटी और 1991 में लीटे यानी LTTE ने राजीव गांधी, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उसकी हत्या कर दी। अब 2002 में लीटे और लंका सरकार ने खूनी जंग के करीब 20 साल बाद लड़ाई रोक दी और इसमें 60,000 लोग मरे। राजीव की हत्या के बाद लीटे यानी LTTE पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, अब समय आया विदा लेने का। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। किसी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि इससे हम आपका आंसर देंगे। एक बार फिर पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।